हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर राहुल जिंदल, जिन्होंने 2025 आईएफएससी ग्रेड एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी कांग्रेचुलेशन राहुल फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। एंड हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस ग्रेट अचीवमेंट? सर मैंने कहीं सुना था कि जब आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होता है तो आप पहले आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस जो आपके अराउंड होते हैं वो खुशी होते हैं, आप रिलीव होते हो। तो वही मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ कि अच्छे से सो पा रहा हूँ। और एक सिक्योर जॉब लेने के बाद जो आप फील करते हो कि आप सिक्योर हो गए, स्टेबल जॉब है, तो अब उस लेवल की रिलीफ है कि चलो अब एग्जाम पढ़े ना पढ़े आगे, बट अभी के लिए यू आर सेटल्ड। हम्म। तो स्टूडेंट्स, मैंने ग्रेट अचीवमेंट इसलिए बोला है क्योंकि वैकेंसीज काफी कम थी। जनरल कैटेगरी में सिर्फ 4 वैकेंसीज, number of मतलब thousands of aspirants appear for this exam, very tough competition, even लास्ट स्टेज तक आपका कंपटीशन काफी टफ रहता है। इंटरव्यू स्टेज पे भी देखें तो 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जनरल कैटेगरी की सीट के लिए फाइट कर रहे थे, 4 वैकेंसीज के लिए। तो राहुल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि राहुल ने 2017 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी। यूपीएससी अटेम्प्ट देने के बाद 2022 में ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम। सो राहुल, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपने देखो 2017 में यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की, फिर 2022 में स्विच किया, तो एक यूपीएससी स्टूडेंट्स भी बहुत आजकल रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर यही है कि देखो यूपीएससी में काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई है तो आप एक एडवांटेज पे हो भी हो नहीं भी हो, है ना। अगर आप फील कर रहे हो एडवांटेज की एडवांटेज में हैंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में है तो आपकी कभी सिलेक्शन नहीं होगी। पर आपकी अगर आपकी अच्छी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है और फाइनेंस है और सब कुछ है तो आपके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने की वजह जितना आप पढ़ते हो यूपीएससी में उससे तो कम में रेगुलेटरी बॉडीज निकलता है। प्लान बी एक अच्छा ऑप्शन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट हो आप तो आपको कभी डिसहार्टन नहीं होना कि यहाँ तो यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत आ रहे हैं। काफी बार क्या होता है यूपीएससी एस्पिरेंट उस ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि जैसे आपको बहुत कुछ आता है तो वही एग्जाम की डिमांड है वही निकल जाएगा। यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछता है उससे काफी डिफरेंट भी है, आपको अडेप्ट तो होना पड़ेगा। तो काफी बच्चे क्वांट रीजनिंग की वजह से रह जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ यूपीएससी के लेके नॉलेज को लेके अडेप्ट होना पड़ेगा। और जो अडेप्ट हो जाता है वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो दोनों तरफ इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड सर, निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता। कोई ऐसा प्लान भी अच्छी ऑप्शन है जैसे मेरे लिए बन गई अभी। तो आपने प्लान बी क्यों चुना? यूपीएससी में क्या इशू थे? मतलब आपने 2 मेंस लिखे जैसे कि आपने बताया, तो क्या मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट था ट्रिगर किया जो कि आपने प्लान बी रेगुलेटरी बॉडी को चुना? सर यूपीएससी में ना थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी ये रहती है कि आपको पता नहीं लगता कि आप क्या इम्प्रूव करो। कई बार आप जैसे आंसर राइटिंग करते हो तो एक पेपर में ज्यादा नंबर आ जाते हैं। अब आपको लगता है वो पेपर आपका स्ट्रांग बन गया, अगले साल वो पता लगता है उसमें नंबर कम आ गए। तो काफी आपको ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाती कि आप कहाँ पे वर्क कर कर लीजिए। और उसमें क्वेश्चंस की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वो है क्या कहते हैं समुंदर की तरह आपको पढ़ना पड़ता है। तो कहीं आप छूटना कोई ना कोई कोना छूटता है, तो उसमें लक का रोल भी होता है, फेट का भी होता है। और कहीं ना कहीं आपका अगर कंपटीशन देखा जाए तो बहुत वास्ट होता है कंपटीशन। रेगुलेटरी बॉडी एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है आपको यूपीएससी से हटके, और इसमें सिलेबस भी कंफाइंड है, डिटेल्ड है, पूरा रिटर्न है। हम्म और
आपको जो काफी चीजें एलिमेंट्स मैंने जैसे बताया कि सिमिलर होती हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको ऐड करनी होती है, और फिर उसके बाद आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी क्लास वन गेजेटेड ऑफिसर की जॉब्स हैं, तो पे स्केल यूपीएससी आईएएस जितना ही है। तो इस हिसाब से मैंने सर शिफ्ट किया। ओके ओके। राहुल, आपने आरबीआई भी अपीयर किया है, पीएफआरडी भी किया है, नाबार्ड और आईएफएससी एग्जाम क्लियर किया है, एंड यूपीएससी सी सेट का भी जिक्र होता है, कंपैरिजन होता है कई बार। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, ये यूपीएससी सी सेट से तो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्स हैं। हम्म। इनका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है। हम्म। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कि यूपीएससी सी सेट के कंपैरिजन में है, टफ है, या यूपीएससी एस्पायरेंट्स इसको थोड़ी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं? सर जैसे सी सेट है और इसका लेवल है, मैं कहूँगा सेम ही लेवल है। आंसर पूछने का थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है उनमें से। बल्कि ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे वो उनमें थोड़ा सा आपको आईक्यू भी लगाना पड़ता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे नहीं आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे अगर आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और आपको, और इसमें भी सर वो तो है नहीं कि आपको नंबर लेने हैं, आपको सेक्शनली क्लियर करनी होती है। अल्टीमेटली एग्जाम तो आपके मेन कोर सब्जेक्ट का है, जैसे नबार्ड में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो गया, आरबीआई में फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, और आईएफएससी में इकोनॉमिक्स फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। तो सर अल्टीमेटली जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी कोर नॉलेज पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और क्वांट रीजनिंग आपकी उतनी ही होनी चाहिए कि कट ऑफ निकल जाए। तो लेवल वही है कहीं ना कहीं, पर देखने का नजरिया अलग हो गया। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो शिफ्ट होना चाहता है, तो उसको प्रैक्टिस ही करनी है, तो हो जाएगा। कि राहुल, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स है फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट स्पेसिफिकली। तो दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सीजी मेंटर्स आपकी जर्नी में कैसे हेल्पफुल रहा, या सीजी मेंटर्स आपने क्यों चुना? सर सीजीवी मेंटर्स के बारे में मुझे 2023 में पता लगा। तो क्या हुआ कि जो बाकी प्लेटफॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ ही दे देते हैं, और नए एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली ये चीज बहुत वो है कि ओवरवेलमिंग हो जाती है कि आपको अच्छा इतना कंटेंट पढ़ना है, तो वो पहले ही हट जाता है। सीजीवी मेंटर्स मैंने देखा है शुरू से सर, आप नोट्स है बहुत क्रिस्प रखते हो और स्ट्रक्चर्ड रखते हो, और पूरा आपका जो एमसीक्यू पीडीएफ है स्पेशली, जिस बंदे ने मतलब सब पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन के लिए एक एमसीक्यू पीडीएफ अलग से निकालनी, वो बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है कोई करता ही नहीं, और इतने अच्छे से वो नहीं करता। तो वो, और आपके जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का तरीका वो बिल्कुल आईबीपीएस के सिमिलर ही है। तो अगर आपकी पीडीएफ पढ़े और फिर आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो नबार्ड हो चाहे सेबी हो, तो उस हिसाब से आप समझ पाते हो, सिमिलर आपको लेवल लगता है, ऐसे एग्जाम में एक शॉक नहीं लगता कि एकदम से क्या पूछ लिया इन्होंने। तो वो चीज है सीजीपी मेंटर्स में। और फैकल्टी मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है, जैसे सपना मैम है, और अक्षर सर थे जो तैयारी करा रहे थे, और बहुत सारे सर जो अभी मैम, जो मैम मासूम मैम, सॉरी, मासूम मैम से मैंने पीआईबी और मैनेजमेंट काफी पढ़ी है। तो आपकी फैकल्टी बेस्ट इन क्लास है सर। सो थैंक यू फॉर द फीडबैक राहुल। तो राहुल, स्टार्ट करते हैं हमने फेज वन की प्रिपरेशन से। फेज वन की प्रिपरेशन में कैसे फोकस किया, तो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर आते हैं फेज टू पे भी, कि पैरेलली स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टाइम भी कम होता है फेज वन और फेज टू के बीच में। जी सर। तो जैसे सर 2023 में मैंने क्वांट रीजनिंग की तैयारी करी आरबीआई वगैरह के लिए, तो मेरे लिए इतना शुरुआत में डिफिकल्टी आई। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखता था आपके, उस टाइम पे क्वांट रीजनिंग की वीडियोस आती थी, तो वो देखता था, उससे मुझे लेवल पता लगा कि क्या लेवल है। तो मैंने जैसे सी सेट किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बैंकिंग एग्जाम्स का तरीका पूछने का डिफरेंट है, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर उसके अलावा जो जीए आती है, जीए के लिए सर मैंने एक तो आपका पीआईबी वाला पीडीएफ वो प्रेफर किया, और एक अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ प्रेफर किया, और उससे मेरी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हो गई। और उसके बाद सर फेज टू के लिए आपके नोट्स, इफ्सका के नोट्स, और इंश्योरेंस के, फाइनेंस के, 2023 में मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट आपके कोर्सेज पढ़ा आरबीआई के लिए, और फिर वही इफ्सका में भी इस साल वही हेल्प किया मुझे। तो डेली क्या रूटीन रहता था राहुल प्रिपरेशन का, कि कितने आवर्स स्टडी करते थे, कितने आवर्स का गैप रहता था, रेस्ट, प्लेइंग, एनी एनी अदर एक्टिविटी करते थे इस बीच में? सर दिल्ली का देखो रूटीन थोड़ा सा तो हैफेजर्ड था सर।
मतलब ऐसा रूटीन हम जैसे टॉपर्स कहते हैं कि ऐसे था मेरे, ऐसे था मेरी, ऐसी कोई रूटीन नहीं थी सर। पर ऐसा था कि जब भी उठे, 8 9 बजे उठने, लेट उठने, पर जब भी उठे उसके बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर आपने बुक उठा लेता था सर मैं। क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोग उठते हैं सुबह, फिर उनका शायद लेट उठते हैं या जल्दी उठते हैं, पर वो अगर 1 घंटे के अंदर ना उठाए तो उनको खुद ही लगने लग जाता है कि दिन अब वेस्ट हो गया, अब कल ही पढ़ेंगे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप 3 घंटे ही पढ़ो, पर आप रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी सर बहुत मैटर करती है इस एग्जाम में। क्योंकि जब आपका एक दिन वेस्ट होता है तो शायद उसके बाद एक हफ्ता भी वेस्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन ही हुआ है। तो आई थिंक सर वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। ओके ओके। तो राहुल, दूसरा, इस एग्जाम में काफी कम वैकेंसीज थी और मल्टीपल एग्जाम्स यू हैव अपीयर्ड कि पहले पीएफआरडीए में भी यू डिड नॉट गेट सक्सेस, नाबार्ड दिया है, आरबीआई में रीजनिंग की वजह से इस साल आई थिंक ओवरऑल कट ऑफ नहीं कर पाए। तो एक डर भी रहता है कि जब ज्यादा वैकेंसी वाले एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे तो एक कम वैकेंसी वाले एग्जाम में कैसे आई विल फाइट, एक अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर रहता है। एज एस्पायरेंट मैंने भी फेस किया है और बहुत सारे एस्पायरेंट करते भी होंगे। तो उसको कैसे टैकल किया था कि अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता कई बार कि मैं जब इतनी वैकेंसी वाला एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, तो ये सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी की, टोटल 11 12 वैकेंसी थी। तो हाउ यू डिड यू टैकल दिस? सर वही 2023 में जब मैंने रेगुलेटरी बॉडीज में एग्जाम दिया, तो पहला एग्जाम मैंने आईएफएससी दिया था। उस टाइम में मुझे इतना पता था कि आरबीआई की तैयारी कर रहा था, मुझे लगा कि एग्जाम पहले आ गया। आई थिंक अप्रैल 2023 में एग्जाम था ये। तो मैंने जब दिया तो मेरा निकल गया, पर उसके बाद वो एक तरह से उस टाइम में न्यू था तो मुझे क्लियर नहीं कर पाया। पर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि इसकी पोस्ट पोस्ट बहुत कम है। उसके बाद पता लगा कि इसकी पोस्ट तो आरबीआई तो बहुत ज्यादा पोस्ट निकालता है। फिर अगले साल क्या हुआ, आरबीआई ने कम निकाल दी और आईएफएससी ने भी निकाली, बट आई डिड नॉट अपियर 2024 में। मैं जैसे आपने बताया सर कि डर रहता है कि 4 तो पोस्ट है, क्या ही है, तो मैंने अपियर ही नहीं किया। अब रेट्रोस्पेक्टिवली सर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 2024 में अपियर करता तो शायद मैं उसी साल निकालता, एक साल बच जाता मेरा। पर वही बात होती है सर, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी रीजन की वजह से मैंने नहीं भरा था, वो नहीं कर पाते। मेरी एक फ्रेंड है संस्कृति, और उसने मुझे इस साल कहा कि तुम दे दो एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है, आप देने ही जा रहे हो, आपने इतना कुछ जब पढ़ लेते हो ना आप सर से भी, हम्म। आरबीआई तो अगर आपने आरबीआई की भी तैयारी की है किसी ने, अगर सिर्फ सोली आरबीआई की तैयारी कर रहा है, अगर वो भी आईएफएससी या फॉर्म भर दे, तो उसको रियलाइज होगा कि इतना कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। आपको 2 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, और इट हार्डली टेक्स अ डे। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप अगर एक्चुअल में डेडिकेटेड हो तो आपको 1 2 दिन लगता है पढ़ने में। और जब आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको बहुत इजीली ग्रास्प भी होती है चीजें। नए नए स्टूडेंट को नहीं ग्रास्प होती, बट नए अगर 1 2 साल आपने लगा दिया आरबीआई में, और आप फिर कॉन्टिन्यूसली सर आप आरबीआई या एक एग्जाम को लेके ही पूरा साल तैयारी कर रहे हो, और वो नहीं निकलता, फिर एक साल वेस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से रेगुलेटरी बॉडीज में आप जब घुसे ही हो इकोसिस्टम में, तो आपको सारे एग्जाम देने ही चाहिए। और इस साल फिर मैंने सर इस उसी फ्रेंड की वजह से ये एग्जाम दिया, और आप आपका रिजल्ट आपके सामने सर। ओके ओके राहुल, तो हम बात करते हैं फेज 2 के लिए स्पेसिफिकली। व्हाट वर द सोर्सेज दे यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन? एंड बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मल्टीपल सोर्स की तरफ जाते हैं। यू हैव अपीयर्ड इन मल्टीपल एग्जाम, तो व्हाट इज योर टेक ऑन द यू शुड कि एनी एस्पायरेंट शुड यूज मल्टीपल सोर्सेज और स्टिक टू वन सोर्स एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स? सर स्टिक टू वन सोर्स। मैंने गलती की है, मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के पीडीएफ्स यूज किए थे। मुझे लगता था कि उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें कमी ये है। अल्टीमेटली आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सर। जैसे करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी है, पीआईबी आप ओरिजिनल सोर्स से भी कर सकते हो, मैगजीन आपके आते हैं उनसे भी कर सकते हो, पर आपको एक सोर्स स्टिक करना पड़ेगा। जो भी लो आप उसको फिर रिवाइज करो। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है सर कि पीआईबी पढ़ने को तो पढ़ लो आप साइट से, बट कहीं ना कहीं आपको अगर पकी पकाई खीर मिल रही है पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप क्यों ना लो। आधे पौने घंटे में रिवाइज हो जाता है। और वही वो आप अगर आप पीआईबी साइट पे जाते हो, अगर कोई जा रहा है तो वेल एंड गुड, पर अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बचा सकते थे वो। क्योंकि जो एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, जैसे आपके सर हैं, वो वही ऑलरेडी एक्सपीरियंस ही होते हैं जिन्होंने पीआईबी से किया होता है, तो वो उनको पता होता है कि ये न्यूज पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी। तो आई थिंक वहां पे आपको एक सोर्स पकड़ना है, कोई भी पकड़ लो। और जैसे मैंने आपका पकड़ा, तो मैंने वही पीडीएफ को मल्टीपल 5 टाइम्स रिवाइज किया। अगर एक बार ही पढ़ते हो आप तो आपको चीजें तो समझ आ जाती है, पर कुछ कुछ टर्म्स वो डिटेल में जैसे पूछने लग गया आजकल। कंपटीशन इतना टफ है सर, एक एक टर्म वो ऐसे पूछते हैं। जैसे इस साल इन्होंने इंश्योरेंस के रिलेटेड ही एक इटैलिक टर्म 2 बार ही पूछ ली।
तो अगर किसी को नहीं पता तो वो आउट ऑफ कंपटीशन है सर। तो रिवीजन की इज द की, और एमसीक्यू उसी चीज को सॉलिडिफाई कर देते हैं आपके। तो ओवरऑल एक आप अच्छा प्रिपेयर इसी से स्ट्रेटेजी से कर सकते हो। ओके ओके राहुल। अ, तो राहुल, दूसरा ये पूछना चाहूंगा कि आफ्टर द सिलेक्शन इंटरव्यू आल्सो प्लेज ए, मींस फेज टू का सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है, और जब जहाँ कम वैकेंसी होती है, Yes. क्योंकि 4 वैकेंसी हैं, 12 कैंडिडेट गए होंगे जनरल कैटेगरी के, और 15% वेटेज है, तो वहां पे एक नंबर भी अगर कम आता है तो यू कैन बी, मतलब फाइनल लिस्ट से बाहर हो सकते हो। तो इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस रहा था बोर्ड के साथ, क्या प्रिपरेशन को फोकस किया था? और एक ना गैप ईयर का बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डर रहता है कि गैप वाले कैंडिडेट को नहीं लेते हैं, तो यू हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। कि बहुत हम्म। सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिथ है, मैं भी बोलता हूँ बार बार कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं विद 4-5 नंबर ईयर्स गैप के साथ भी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिड बोर्ड आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द योर गैप ईयर? सर तो जैसे मैंने पीएफआरडी का इंटरव्यू दिया है, तो रेगुलेटरी बॉडीज का इंटरव्यू जनरली मैंने सुना है, सुनने में आया कि 10-15 मिनट चलता है। जैसे पीएफआरडी का इंटरव्यू मेरा 12-15 मिनट चला था मैक्सिमम। तो एक तो जब मैं पहुंचा अंदर, तो तब मुझे नहीं आइडिया था कि कौन पैनल मेंबर्स बैठे हैं, कौन है। तो बाद में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि सत्यवती मैम ने जो हेड किया उस पैनल को, जो मैम सेंटर में बैठे थे, और वो यूपीएससी मेंबर रह चुके हैं, डीजीसीए के फर्स्ट वुमेन चीफ रह चुके हैं, लेबर सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत ही हाई क्रेडेंशियल्स है मैम के। और साथ में उनके थे एमएस साहू सर, वो आईबीबीआई के चेयरपर्सन रह चुके हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन। तो बहुत ही वेल एक्लॉडेड पैनल था। और उन्होंने पहले जाते सार मेरा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सीधा ही पूछा कि यू हैव ग्रेजुएटेड इन दिस ईयर, तो आप वो बताओ कि उसके बाद आपने व्हाट डिड यू प्रिपेयर। तो मैंने यूपीएससी बताया, वैसे मैंने अटेम्प्ट्स बताया आपको। उसके बाद फिर मैंने अपनी वो जर्नी बताई, तो उन्होंने डिटेल में पूछा कि कौन सा एग्जाम दिया हुआ है। उन्होंने पूछा आपने, अच्छा आपने रेगुलेटरी बॉडी में कौन से एग्जाम दिए, तो मैंने बताया कि सारे मैंने दिया, पीएफआरडीए दिया था। उसमें इंटरव्यू स्टेज के बाद कितने नंबर आए, तो मैंने पूछा कि सर मैम 2-3 मार्क्स से मैं रह गया। तो उसके बाद उन्होंने उसका पूछा अपना बैंकिंग का पूछा। तो मैंने बोला मैम मैंने बैंकिंग का भी दिया नहीं, हालांकि मैंने इस साल बैंकिंग भी दिया था, और मेरा बैंकिंग आईबीपीएस पीओ में भी सिलेक्शन हो गई, वो उसका 10 दिन पहले रिजल्ट आया था। बट थैंकफुली अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उसका मैंने पूछा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का, एसएससी सीजीएल का, तो मैंने उसको भी मना कर दिया कि मैंने दिया नहीं। तो फिर उन्होंने पूरा डिटेल में पूछा कि क्यों नहीं दिया, अच्छे है। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। जो सर थे एमएस साहू सर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पूरा मनी सप्लाई, शेयर मार्केट, मनी मार्केट के बारे में डिटेल फंडामेंटल्स में ऐसे कन्वर्सेशन की। तो बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू था मेरा। आई थिंक 30-35 मिनट्स मिनिमम चला होगा इंटरव्यू। मेरा इंप्रेशन ये था कि 10-15 मिनट चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पर बहुत ही उन्होंने डिटेल में आपकी वो की है, आपकी नॉलेज चेक की है। कई लोग उसको ग्रिलिंग भी बोलते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा कि मेरा मतलब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, बट फिर रेट्रोस्पेक्टिवली आप देखते हो कि काफी चीजें जो नॉलेज वो देखते हैं, वो इसमें ये भी कई बार चेक करते हैं कि आप टेम्परामेंट तो नहीं लूज कर रहे। आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं। चाहे आप गलत आंसर ही दे रहे हो, पर आप गलत आंसर देते वक्त भी अगर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इज इट राइट, तो आप पूरा हम्बल तरीके से आंसर करते हो, या आप एरोगेंटली बोलते हो कि नहीं मैं सही हूँ। क्योंकि आपको अगर नहीं पता सामने वाला बंदा, तो पता हो ना पता हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऑलवेज नॉलेजेबल समझा, नहीं भी पता तो इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको एटलीस्ट नॉलेजेबल होंगे वो हमसे ज्यादा। अगर मैंने कोई गलती किया तो मैं वहीं पे आई एम सॉरी सर कह के मैं उनको कह देता कि मुझे पक्का नहीं पता। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगा कि लैग है। पर आप हम्बल बनते हो, एटीट्यूड आपका ठीक रहता है, तो वो अपने आप से वो चेक करते हैं कि ये कैंडिडेट राइट है, ये रॉन्ग है। ओके ओके राहुल, these are the wonderful details which can help many aspirants, क्योंकि बहुत सारा डर रहता है कि गैप ईयर है तो वो हमें सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। Yes. ओके ओके। तो राहुल, फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं जो आईएफएससी के, क्योंकि आईएफएससी का भी 26 में भी आने के चांस हैं, क्योंकि जो बैच है उसका प्रमोशन होना है, तो 20 सीट्स, ऑलमोस्ट 20 लोग प्रमोट होंगे, तो चांसेस है वैकेंसीज आने के इस साल भी। सो
एज ए एन एस्पायरेंट आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, फिर इम्प्रूव की होंगी, और लर्निंग काफी रहती है। एक प्रिपरेशन स्टेज से लेके जब फाइनली सक्सेस मिलती है तो उसमें काफी लर्निंग्स रहती है। तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी, एक मैसेज जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए, इवन किसी भी जनरल रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम की बात कर लेते हैं हम। जी सर। तो सर यही रहेगी कि आप जैसे हमने बात की कि एक तो सोर्स एक स्टिक करें और उसकी मल्टीपल रिवीजन करें, और कभी भी कॉन्फिडेंस में ना आए कि आपको सब आता है। कई बार क्या होता है, आप पहले तैयारी कर लेते हो, जैसे जनवरी शुरू होता है, अभी अभी शुरू है तो रेगुलेटरी बॉडीज जुलाई में आएंगी, तो लोग क्या करते हैं जनवरी से मार्च तक अच्छी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि मुझे सब आता है, उसके बाद वो कुछ और करने लग जाते हैं। बट एग्जाम में दोनों चीजें काउंट होती है, एक तो आप पहले कितने प्रिपेयर्ड हो, एक आप एग्जाम के लास्ट के 1-2 महीने अच्छे पढ़े हो कि नहीं। और बहुत सारी जंग होती है जो लास्ट के 1-2 महीने की बात होती है सर, और वहीं पे काफी लोग प्रेशर के अंडर आ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते किसी रीजन की वजह से। तो आपको पूरी जो मैंने मैंने गलतियां की, मैंने यही सीखा कि अल्टीमेटली सर आपको लास्ट के 1-2 महीने में अपनी जान झोंकनी है यहाँ पे, और वो चीज अगर आप कर पा रहे हो तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। और दूसरी बात सर, मैं ये बोलूंगा कि आपकी जर्नी अच्छी लंबी हो या कम हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका फैमिली सपोर्ट, आपका पीयर सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे जो आपको आपके एस्पिरेंट्स होते हैं, शैलो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनसे आप बात कीजिए। जैसे मैंने बताया, मेरी फ्रेंड संस्कृति प्रीति, मैंने मेरी उन्होंने मेरी बात होती थी उनसे, तो एक आपको पुश मिलता है कि उसने कितना कर लिया, सिलेबस पुश कर लिया। वो शायद आपके जो रियल फ्रेंड्स होंगे, वो तो आपके साथ प्रिपेयर नहीं कर रहे सर, उसको आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में शायद मिलो, बात करो उससे। तो आई थिंक वो सपोर्ट प्लस गाइडेंस लो आप अपने उससे, मेंटर से, और 1-on-1 सेशन लो। जैसे आप सर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो 1-2 हफ्ते बाद, तो उनको ज्वाइन करो। कई बार आप क्वेश्चन ना भी पूछो तो आप ज्वाइन करके देखो कि लोग क्या पूछ रहे हैं, तो वो चीजें कई बार आपको ना पता लगती है, अच्छा ये तो मेरा डाउट भी था। मैंने आपके साथ काफी 1-2 सेशन ज्वाइन किए थे, मैंने रियलाइज किया कि जो आप पूछते हो या आपके बच्चे पूछते हैं आपसे, तो वो मेरा डाउट भी होता है, और आपको पता लगता है कि कंपटीशन कितना पहुंच गया आगे। तो कहीं ना कहीं आपको, यू हैव टू बी आउट इन द ओपन, आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कहाँ है। तो वहां से आपको एक पुश मिलता है कि अच्छा इस बंदे ने इतना पढ़ लिया, अब मैं भी करूँ कंपटीशन में। सब सभी बैठ रहे हैं आज के जैसे इफ्स्का में, आपने जैसे हमने सोचा कि 4 सीटें कौन ही भरता है, तो इसी वजह की वजह शायद उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कम आती है। पर कंपटीशन बहुत है, मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं 50,000 के राउंड जो भी है, तो उसके बावजूद आप देखो कि कितना कंपटीशन है। तो आरबी में तो 1.5-2 लाख हो गया। तो पर यह है कि रियल कैंडिडेट्स अगर देखा जाए 5-10 हजार होते हैं, उनमें आपको पुश करना है अपने आप को, तो वो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा आप। ओके 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 राहुल, वंडरफुल सेशन, एंड काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं कि प्रिपरेशन जर्नी में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर एस्पायरेंट्स, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको एक काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपने 2017 से इतने एग्जाम्स की जर्नी रही है, एंड फाइनली IFSC वन ऑफ द रेगुलेटर। So, thank you, Rahul, for joining this session and for this wonderful feedback and strategy session. And I wish you good luck for your future journey. थैंक यू।